अस्सलामु अलैकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 18 ज़िलक़अदा है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, जब तुम मुरख की आवाज़ सुनो तो अल्लाह ताला से उसके फ़ज़ल का सवाल करो, क्योंकि वो फरिश्ते को देखकर आवाज़ देता है। और अब सुर्खियाँ। एपी से आज़मीन हज की रवानगी का आज से आगाज। सैकड़ों आज़मीन विजयवाड़ा एम्बार्केशन पॉइंट से मक्का मुकर्रमा रवाना। एमएलए हफीज खान ने शेख इकबाल के बयान की मजम्मत। कहा, इकबाल मफाद परस्ती की सियासत करना छोड़ दें। और खम्बम वरंगल नलगुंडा ग्रेजुएट एमएलसी नशिस्त के लिए डाले गए वोट। 52 उम्मीदवारों का फैसला हुआ महफूज। 4 जून को वोटों की गिनती। और अब खबरों की तफसीलात। आंध्र प्रदेश से आज़मीन हज का पहला काफिला आज विजयवाड़ा के गन्नावरम एयरपोर्ट से रवाना हुआ। पहले काफिले में आंध्र प्रदेश के 322 आज़मीन हज मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हुए हैं। आंध्र प्रदेश के मजीद 2 काफिले विजयवाड़ा से रवाना होंगे। आंध्र प्रदेश की जगनमोहन रेड्डी हुकूमत की जानिब से आज़मीन हज के लिए बेहतर इंतजाम किए गए हैं। आज़मीन हज ने अमन व अमान, खुशहाली और रियासत की तरक्की के लिए दुआ करने का वादा किया है। ఇక్కడ నుంచి అరౌండ్ 700+ యాత్రికులు వెళ్తున్నారు. సో ఇక్కడ అన్ని ఏర్పాట్లు కూడా పూర్తి స్థాయిలో ప్రభుత్వం తరఫున ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈరోజు 28th ఇంకొక ఫ్లైట్ ఉంది, 29th ఒక ఫ్లైట్ ఉంది. ఇది కూడా మార్నింగ్ టైమ్సే ఉన్నాయి. అన్ని ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది. आंध्र प्रदेश सरकार और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ना पूरा अरेंजमेंट्स पूरा किया। इसी का कोई तकलीफ नहीं। पूरा अरेंजमेंट्स और जो चाहिए ना 48 डेज का जो प्रिपरेशन है पूरा कर दिया। जो बीच में जो प्रॉब्लम है तो उनका कॉल सेंटर भी रख दिया। हमें कोर्टर से आए हैं, बिल्कुल अच्छा किया है। इंतजाम पूरा अच्छा किया है, कोई तकलीफ कोई भी नहीं है। हाजियों को सब अच्छा इंतजाम किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी रूम आ रहे हैं तो अभी अच्छा रहता सहूलत है। अल्लाह के फजल से सब अच्छा करे। मैं फैमिली से 3 आदमी जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इंतजाम करे, खाले पिले सुले अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा करे। हमें 3 अब्दी हमारे कवर में आके 3 अब्दी बहुत अच्छा, बहुत इंतजाम अच्छा करे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा करे। अल्लाह उनको खुश रखे। చాలా ఎక్సైట్మెంట్ గా ఉంది. ఐఎమ్ ఆల్ థింకింగ్ లైక్ సిన్స్ 10 years. సో దిస్ ఇయర్ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు గో అండ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ మై పేరెంట్స్. సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. ఎయిర్పోర్ట్లన్నీ చాలా బాగున్నాయి. భోజనాలన్నీ బాగానే ఉన్నాయి. అండ్ టెంట్ అరేంజ్మెంట్ అన్న బాగుంది. సంతోషం బాగా ఏమి లేదు. దేవుని దగ్గర భక్తిగా వెళ్తున్నాము. మేము దేవుని భక్తితో ప్రార్థన చేయను వెళ్తున్నాము. మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. దేవుడు మమ్మల్ని అక్కడ పిలిపించుకునేందుకు మేము చాలా గర్వపడుతున్నాము. చాలా సంతోషంగా ఉంది. బాగా అనిపిస్తా ఉంది. సంతోషం అనిపిస్తా ఉంది. వాళ్ళు చేసిన దానికి మాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. तेलंगाना आज़मीन हज के तमाम काफ़िले सऊदी अरब पहुँच चुके हैं। तेलंगाना से जुमला 11,416 आज़मीन हज सऊदी अरब रवाना हुए हैं। तेलंगाना हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लियाकत हुसैन ने बताया कि इस साल तेलंगाना से आज़मीन हज की रिकॉर्ड तादाद हज की सआदत हासिल करेगी। अल्लाह का बड़ा फजल व करम रहा। 11,416 आज़मीन हज इस साल तेलंगाना स्टेट हज कमेटी से मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हुए हैं। जो टोटल 38 फ्लाइट्स थे, जो 38वां फ्लाइट जो लास्ट फ्लाइट था, तेलंगाना की हिस्ट्री में नहीं बल्कि यूनाइटेड आंध्र प्रदेश के हिस्ट्री में भी कभी भी इतनी तादाद में हाजियां जाने को नहीं देखा गया था। तो ये अल्लाह की मर्जी थी। ये फर्स्ट टाइम है। ये तेलंगाना का रिकॉर्ड है जो 11,416 हाजी इस मर्तबा रवाना हुए हैं। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी हमेशा की तरह कुछ तब्दीलियां लाते हुए यहाँ पे वो लोगों का इंतजाम किए हैं।
तेलंगाना हज कमेटी की जानिब से आखिरी काफिले की रवानगी तकरीब में मुख्तार पाशा बयाबानी ने शिरकत की। उन्होंने आज़िमीन हज को मुफीद मशवरे दिए और ज़्यादा वक्त इबादतों में गुजारने का मशवरा दिया। रसूल कायनात ने फरमाया कि अगर किसी की औलाद अपने वालिदैन को एक मर्तबा भी मोहब्बत की नजर से देखती है तो उसे मुकम्मल हज का सवाब मिलता है। साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, एक मर्तबा देख लेंगे तो एक मुकम्मल हज का सवाब मिल रहा है, और अगर बार बार देख लें तो क्या मामला होगा? रसूल कायनात ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत के खजानों में कोई कमी नहीं है, वो जितना चाहे तुम्हें नवाजेगा। लिहाजा तुम जितने मर्तबा अपने वालिदैन को मोहब्बत की नजर से देखते रहोगे, तुम्हें उतने मर्तबा एक मुकम्मल हज का सवाब मिलता जाएगा। वरंगल, खम्मम, नलगुंडा ग्रेजुएट एमएलसी नशिस्त के ज़िमनी इंतखाब के लिए मुत्तहिदा ज़िला खम्मम में वोटिंग का पूरा अख्तिताम अमल में आया। शाम 4 बजे तक खम्मम के 173 पोलिंग मराकज़ पर वोटिंग का सिलसिला जारी रहा। एमएलसी इंतखाब में 52 उम्मीदवार मैदान में हैं। अहम 3 पार्टियों कांग्रेस, बीआरएस और बीजेपी में मुकाबला है। पोलिंग के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। वेबकास्टिंग और सीसी कैमरों के जरिए पोलिंग के अमल पर नज़र रखी गई है। 52 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज महफूज हो गया। वोटों की गिनती 4 जून को अमल में आएगी। गांधी भवन में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जवाहरलाल नेहरू की बरसी के मौके पर नेहरू यादगार लेक्चर का इनेकाद हुआ। इस लेक्चर का उन्वान हिंदुस्तानी जमहूरियत और नेहरू रखा गया था। नेहरू यादगार लेक्चर से कांग्रेस के सीनियर कायदीन ने खिताब किया। इस मौके पर अज़हरुद्दीन ने अपने खिताब में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जवाहरलाल नेहरू की खिदमात को खिराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने मुल्क की तरक्की में नेहरू की खिदमात को नाकाबिल फरामोश करार दिया और कांग्रेस कायदीन को मशवरा दिया कि वह नेहरू के नज़रियात और उसूलों पर अमल पैरा हों। लेकिन आपकी नॉलेज आज सुन के मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और मैं ये कहना चाहूँगा कि अब जितने भी लोग यहाँ पे सुने तो मेरे ख्याल में उससे इंस्पायर होके हम कांग्रेस की तरफ मिलजुल के काम करें और डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाए। जैसा जवाहरलाल नेहरू साहब ने बढ़ाया था, मैं तो बिल्कुल 1 साल 3 महीने का था जब उनका इंतकाल हुआ था, तो मुझे इतना ज़्यादा मालूम है, बट फोटो देख के मेरे को इंटरेस्ट था, उनकी लाइफ में भी बहुत इंटरेस्ट था। मैं कभी भी मौका मिलता है तो उनके बारे में पढ़ता हूँ और सोचता हूँ। तो हम लोग तो मैं तो उसके बारे में उतना ज़्यादा नहीं बोल चुका, सर ने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया है, तो मेरे ख्याल में उससे ज़्यादा मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं एक्सप्लेन और उससे अच्छा एक्सप्लेन करने के लिए, तो मैं इससे ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊंगा। बट लेकिन यही कहूँगा कि जो हमारे जो टॉल लीडर थे जवाहरलाल नेहरू साहब, उनको मेरे ख्याल में हम उनके जो आइडियाज़ हैं, उनका जो भारत को आगे बढ़ाने की जो सोच थी, वो हम वैसी सोच रखना चाहिए। हम लोग सब उनके नक्शे कदम पे चलना चाहिए। देखिए आज उनके 60 साल हो गए उनका इंतकाल होने के बावजूद भी हम उनको आज याद कर रहे हैं, उनके लेक्चर्स हो रहे हैं, उनकी बर्थ एनिवर्सरी में हम बात करते हैं, उनकी डेथ एनिवर्सरी में बात करते, इसलिए हम बात करते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा लेगेसी छोड़ के गया। तो हम लोग देखिए, पार्टी तो रहती है, पार्टी हर बार रहेगी, लोग आएंगे और जाएंगे, जो अच्छा काम करेंगे पार्टी के लिए तो वैसे ही होगा। हम लोग जो भी जितना जैसा नेहरू पंडित जी ने काम किया वैसा अगर हम भी अगर करेंगे तो हमारा भी नाम रहेगा। नकली डॉक्टरों और नकली दवाखाना चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तेलंगाना मेडिकल काउंसिल ने नकली डॉक्टरों को सख्त कार्रवाई की वार्निंग दी है। तेलंगाना मेडिकल काउंसिल के रुकन डॉक्टर श्रीनिवास ने बताया कि 30 नकली डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। नकली डॉक्टरों को 1 साल की सज़ा और 5 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया जाएगा। ఎవరు కూడా తెలంగాణ స్టేట్ మెడికల్ కౌన్సిల్లో కానీ నేషనల్ మెడికల్ కమిషన్ లోపల రిజిస్ట్రేషన్ లేనటువంటి వాళ్ళు ఒక మోడర్న్ మెడిసిన్ ప్రాక్టీస్ చేసిన, అంటే ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చిన, సర్జికల్ ప్రొసీజర్ చేసిన, ఏం చేసినా కూడా వారిపైన 1 year ఇంప్రిజన్మెంట్ అండ్ 5 lakhs ఫైన్ వేసేటువంటి అధికారము తెలంగాణ స్టేట్ మెడికల్ కౌన్సిల్కి సంబంధించి ఉందని చెప్పేసి, అంటే తెలంగాణ స్టేట్ మెడికల్ కౌన్సిల్ ఆర్ లోకల్ మెడికల్ కౌన్సిల్ ఏదైనా కూడా అది ఏపీకి వర్తిస్తుంది, మిగతా రాష్ట్రాల్లో అందరి మెడికల్ కౌన్సిల్స్కి ఈ యొక్క యాక్ట్ 3454 ప్రకారంగా వారిపైన చర్యలు తీసుకునే అధికారం ఉందని చెప్పేసి ఎన్ఎంసీ యాక్ట్ మనకు చెప్తా ఉంది. సో దాని ప్రకారంగానే తెలంగాణ స్టేట్ మెడికల్ కౌన్సిల్ వి అపాయింట్ అండ్ విజిలెన్స్ ఆఫీసర్ని ఏర్పాటు చేసుకుని ఆ విజిలెన్స్ ఆఫీసరు లోకల్గా అంటే హైదరాబాద్లో కావచ్చు, మిగతా అన్ని తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి ఏ ప్రాంతానికైనా వెళ్ళి అక్కడ క్లినిక్లు ఇన్స్పెక్ట్ చేసే అధికారాలు ఎన్ఎంసీ యాక్ట్ 3454 ప్రకారంగా మేము చేస్తూ ఉన్నాం. సో దీంతో భాగంగా ఏంటంటే మన దగ్గర 13 ఎలక్టెడ్ మెంబర్స్, 12 నామినేట్ మెంబర్స్ ఉన్నారు. సో వీరితో తెలంగాణ మెడికల్ సభ్యులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు అన్ని జిల్లాల లోపల, అంటే ఉమ్మడి 10 జిల్లాల లోపల యాంటీబయాటిక్ కమిటీస్ని ఏర్పాటు చేసుకొని ఈ యొక్క ఇన్స్పెక్షన్స్ అనేవి మేము చేస్తూ ఉన్నాం. సో దానిలో భాగంగా ఏంటంటే దాదాపు ఇప్పటికీ తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 50కి పైగా ఈ యొక్క ప్రొసీడింగ్స్ అనేవి చేస్తూ ఉన్నాం. సో దానిలో 30కి పైగా ఎఫ్ఐఆర్లు బుక్ అయ్యాయి. అంటే ఒక క్వాక్స్ ఎవరైతే నకిలీ వైద్యులు ఎవరైతే ఉన్నారో సో వాళ్ళు ఈ యొక్క బోర్డులు పెట్టుకొని ఇష్టమైనటువంటి ఐవీ యాంటీబయాటిక్స్ కావచ్చు, తర్వాత మైనర్ సర్జికల్ ప్రొసీజర్స్ కానీ,
ఐవి స్టిరాయిడ్స్ కావచ్చు. సో ఇట్లా వాళ్ళు ఇస్తాం, వారు ఇవ్వడానికి ఇన్ఎలిజిబుల్, వారు ఇవ్వడానికి లేదు. बीजेपी एमएलए महेश्वर रेड्डी ने महकमे सिविल सप्लाईज में भारी बदउनवानियों का इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने कहा कि जो मिलर्स बकायदात अदा करना है उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। जल सौदा में मुनक़दा इजलास में क्या हुआ, मंजराम पर लाने का उन्होंने मुतालबा किया। उन्होंने मिलर्स से 100 रुपये के बॉन्ड पेपर पर दस्तखतें लेने का भी इल्ज़ाम लगाया। महेश्वर रेड्डी ने कहा कि बदउनवानी के खिलाफ मरकज़ से शिकायतें करेंगे और उन्होंने इस मामले की CBI जाँच करने का मुतालबा किया है। 35 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యాన్ని లిఫ్ట్ చేయడానికి మీరు కాంట్రాక్ట్ ఇచ్చారు కదా, మరి ఆ కాంట్రాక్టర్ ఇప్పటివరకు లిఫ్ట్ చేయలేదు. కేవలం డబ్బులు వసూళ్లకు మాత్రమే పాల్పడుతున్నారు. డబ్బులు వసూలు చేసినటువంటి ఆ కాంట్రాక్టర్ల మీద ఏమైనా చర్య తీసుకుంటారా? లిఫ్ట్ చేయనందుకు వారిని మరి బ్యాన్ చేస్తారా? వారిని బ్లాక్ లిస్ట్లో పెడతారా? లేకుంటే మరి లిఫ్ట్ చేయనటువంటి ధాన్యం లిఫ్ట్ చేయనందుకు వారి ఈఎండీని ఏమైనా ఫోర్ఫిట్ చేస్తారా? దీనికి సమాధానం చెప్పాలని తెలియజేస్తా ఉన్నాను. 2007 రూపాయలకు టెండర్ వాళ్ళకి ఇస్తే వాళ్ళతోటి పాపం రైస్ మిల్లర్ను భయపెట్టి మీరు ఏ రకంగా 2223 రూపాయలకు ఎంఓయు 100 రూపాయల స్టాంప్ పేపర్ మీద ఎంఓయు రాయించారో దాన్ని నేను బయట పెడతా ఉన్నాను. ఇక చూడండి, ఇక్కడ 2223 రూపాయలకి మరి ఏ రకంగా ఈ అగ్రిమెంట్ ఫ్లోట్ అయిందో దీనికి సమాధానం చెప్పాలని చెప్పేసి నేను కోరుతున్నా. మీరు పూర్తిగా అవినీతిలో కూరుకుపోయినటువంటి ప్రభుత్వం ఎన్ని రకాలుగా మీరు కడుక్కునే ప్రయత్నం చేసినా దాంట్లో నుంచి మీరు బయటపడే సమస్య లేదు. ఈరోజు కొన్ని వేల కోట్ల రూపాయల కుంభకోణం జరుగుతున్నమాట వాస్తవం కాదా? మరి దీని మీద కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎందుకు సిబిఐ వేయకూడదు? మరి ఈ ప్రభుత్వం ఎందుకు సిబిఐ ఎంక్వైరీ అడగడం లేదు అని చెప్పి నేను ప్రశ్నిస్తున్నా. మీరు ఏ రకంగా ఆ రోజు పిసిసి అధ్యక్ష పదవి తెచ్చుకున్నారో నాకు తెలియదా? మీతోటి 10 సంవత్సరాలు సావాసం చేసిన వాడిని, ట్రావెల్ చేసిన వాడిని. పుట్టింటి వ్యవహారము మేనమామకి ఎరక అన్నట్ల మీ వ్యవహారం నాకు ఎరక. మరి గతంలో నేను ఆర్ ట్యాక్స్ మాట్లాడినప్పుడు కానీ, ఆర్ఆర్ ట్యాక్స్ మాట్లాడినప్పుడు కానీ, ట్రిబుల్ ట్యాక్స్ మాట్లాడినప్పుడు కానీ మీరు ఆ రోజు దీని వెనుక ఎవరున్నారని చెప్పి అనాలోచన చేసిండో, మరి మీరు అప్పుడు ఏం ఆలోచన చేసిరో నాకు తెలియదు. ఏ రకంగా సంతోషపడ్డారో నాకు తెలియదు. బీటెక్స్ మాట్లాడినప్పుడు మాట్లాడలే. నేను జీవోలు కూడా హెట్రో డ్రగ్స్ అంశంలో కూడా నేను 2 జీవోలను బయటపెట్టిన రోజు కూడా మీరు ఎవరు మాట్లాడలే. మరి ఈరోజు ఇంతగానో మీరు సీరియస్గా స్పందిస్తున్నట్టే డెఫినెట్గా దీని వెనుక కుంభకోణం పెద్దగా ఉన్నది, పెద్ద ఎత్తున దీని లోపల అవినీతి దాగున్నది కాబట్టే మీరు ఈ రకంగా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. कर्नूल एमएलए हफीज़ खान ने यकीन जाहिर किया कि वैएसआर कांग्रेस पार्टी को दोबारा इक़्तिदार हासिल होगा। उन्होंने शेख इकबाल के इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए मशवरा दिया कि वह हक़ाइक़ को जानकर बात करें। उन्होंने शेख इकबाल पर पुलिस पर दबाव बनाने का भी इल्ज़ाम लगाया। हफीज़ खान ने कहा कि इकबाल मफाद परस्ती की सियासत कर रहे हैं। वैएसआर कांग्रेस में 2 बार MLC बनने के बाद अब अपने सियासी मफाद के लिए बाबू की इकबाल खुशामद में लगे हुए हैं। वैएसआर कांग्रेस पार्टी के ऊपर कई किस्म के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। मैं इकबाल साहब को बताना चाह रहा हूँ, इकबाल साहब आपको मालूम होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ज़ेर निगरानी में इलेक्शन हो रहा है, हमारी पार्टी के ज़ेर निगरानी में नहीं हो रहा। जो है कहीं ना कहीं पर ऑफिसर्स के ऊपर भी जो है दबाव चंद्रबाबू नायडू साहब का इधर इलेक्शन कमीशन पर रहने दीजिए, पुलिस डिपार्टमेंट पर रहने दीजिए, एक दबाव के अंदर काम कर रहे हैं वो लोग। एक झूठ पे जो है काम कराना चाह रहे हैं आप लोग, जो चीज़ नहीं है उसको बताना चाह रहे हैं आप लोग। आज हम लोग जो है हमारी गवर्नमेंट काम करी है, वेलफेयर स्कीम्स दी है, बहुत पुरसुकून हालात में 5 साल आंध्र प्रदेश की आवाम अपनी ज़िंदगी गुजारी है, डेवलपमेंट किया है, फिर से हम लोग जीतने वाले हैं। तो हमारे को क्या ज़रूरत है इस तरीके का जो है इलेक्शनियरिंग करने का? क्या आप नहीं जानते कि जहाँ पर वैएसआर कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक ज़्यादा है या वोट शेयर ज़्यादा है, उसी बूथ्स के ऊपर टारगेट किया गया, वहीं पर जो है हमारे को इलेक्शनियरिंग करने नहीं दिया गया। आप पुलिस वालों को भी जो है इनडायरेक्टली ये बोल रहे हैं कि जो है आप हमको तेलुगुदेशम पार्टी को मदद करो बोलकर, ये गलत बात है। आप इतने बड़े ऑफिसर होने के बावजूद मैं समझ रहा था कि आप जो है बात करेंगे तो कुछ उसमें जो है सब्जेक्ट रहेगा बोलकर, सब्जेक्ट के बगैर आप बात कर रहे हैं। आपको आप जानना चाहिए कि आपको जो है सीट वैएसआर कांग्रेस पार्टी दी, आप हारने के बाद में MLC की सीट दी आपको, उसके बाद में आपको जो है दूसरी वक्त MLC की सीट दी, तीसरी चौथी वक्त जब आपको अगर सीट नहीं दी है MLA की बोलकर जो है आपको अगर पार्टी के ऊपर गुस्सा है तो कम से कम आप झूठ तो नहीं बोलना चाहिए। जो पार्टी आपको एक वक्त नहीं 2-2 वक्त MLC बनाई आपको,
आज चंद्रबाबू नायडू के बारे में आप बोल रहे हैं, जबकि चंद्रबाबू नायडू के बारे में आप ही बोले थे कि जो है 5 साल में जो है उन्होंने गवर्नमेंट को जो है मिसयूज़ किया है, पावर को मिसयूज़ किया है, गवर्नेंस बैड है, चंद्रबाबू नायडू की उम्र हो गई है, चंद्रबाबू नायडू से अब जो है नहीं हो सकता बोलकर, और आज आप जो है फिर से चंद्रबाबू नायडू साहब के जो है गुड बुक्स में जाने के लिए जो स्क्रिप्ट उन्होंने दे रहे हैं, जो उसके ऊपर झूठ बोल रहे हैं। 4 तारीख को के लिए आप ही इंतज़ार करिए, हम भी इंतज़ार करेंगे। इंशाल्लाह हमारे को पूरा यकीन है कि आवाम के ऊपर, हमारे काम के ऊपर ज़रूर हम जो है इख्तिदार में आएंगे। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने पटियाला में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर झूठे वादे करने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि मोदी ने बीजेपी को अमीर तरीन पार्टी बना दिया है और मुल्क के लोगों को गरीब कर दिया है। जो चुनावी मंच पे आपको झूठे वादे देते रहे कि 15 लाख रुपए आपके खाते में आएंगे, कि 2 करोड़ रोजगार आपको मिलेंगे, कि किसानों की आमदनी दुगनी होगी, और चुनाव के बाद आपको कह देते हैं कि वो तो सिर्फ जुमला था, वो तो चुनाव के लिए हमने कहा था। या आपको ऐसे नेता चाहिए जो आपको कहते हैं कि नोटबंदी कर रहे हैं हम, खड़े हो जाइए लाइन में, आप चले जाते हैं, अपनी जितनी भी छोटी मोटी बचत है उसको लेके आप बैंक की लाइन में खड़े हो जाते हैं। आपको कहते हैं कि आप देशभक्ति दिखा रहे हैं, काला धन वापस आ जाएगा, आपके खातों में आएगा, और फिर काला धन नहीं दिखता, आपको कुछ नहीं दिखता अपने खातों में, आप ही खड़े रहते हैं। आपके जो छोटे कारोबार हैं, दुकानें हैं, बिजनेस हैं, वो ठप हो जाते हैं नोटबंदी से, जीएसटी से, और आगे बढ़ रहे हैं कौन? बड़े बड़े खरबपति। लोकसभा इलेक्शन के 7वें और आखिरी मरहले की इंतखाबी मुहिम जारी है। उत्तर प्रदेश के बालिया में इंतखाबी जलसे से समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने खिताब किया। अखिलेश यादव ने दस्तूर को बचाने के लिए इंडिया इत्तेहाद को कामयाब बनाने की अपील की। उन्होंने आखिरी मरहले में होने वाली पोलिंग में जोश व खरोश के साथ हिस्सा लेने की वोटरों से अपील की। 7वें चरण का चुनाव ऐसा है कि अगर आप 7वें चरण में वोट डाल देंगे तो हम लोगों की गिनती भी बढ़ जाएगी, और मुझे तो ऐसा लगता है कि इस बार इतनी गिनती बढ़ने जा रही है कि अभी तक का समाजवादियों का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। इसलिए मदद करिए, सहयोग करिए। जहां हमारे आपके भविष्य का चुनाव है, वहीं संविधान बचाने का भी चुनाव है। मैं अपने बहुजन समाज के लोगों से विशेष अपील करूंगा कि ये लड़ाई बहुत बड़ी है। शराब पॉलिसी स्कैम में दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने अबूरी जमानत में तौसी की सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की है। उन्होंने पिटीशन में सेहत के शदीद मसाइल दरपेश होने का जिक्र किया है। 7 किलो वजन कम होने, कीटोन बॉडीज़ में इजाफा, पीईटी स्कैन व दीगर तिब्बी मुआयनेजात करवाने के डॉक्टरों के मशवरों को कोर्ट के सामने पेश किया। तिब्बी मुआयनेजात करवाने के लिए जमानत में मजीद 1 हफ्ते की तौसी करने की कोर्ट से उन्होंने अपील की है। याद रहे कि लोकसभा की इंतखाबी मुहिम के लिए केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक अबूरी जमानत दी है। रेमाल तूफान आज बांग्लादेश और मगरबी बंगाल के साहिल से टकराने के बाद कमज़ोर पड़ गया और उसके मज़ीद कमज़ोर होने की पेशकयासी की गई है। रेमाल तूफान शुमाल मशरक़ से मोंगला के जुनूब मगरिब में 350 से 700 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से तूफ़ानी हवाओं के साथ आगे बढ़ गया। साहिली इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश हुई। रेमाल तूफान के कमज़ोर पड़ जाने के बाद कोलकाता के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से परवाज़ों को भी बहाल कर दिया गया। और आखिर में नज़र सुर्खियों पर। एपी से आज़मीन हज की रवानगी का सिलसिले का आज से आगाज। सैकड़ों आज़मीन विजयवाड़ा एम्बार्केशन पॉइंट से मक्का मुकर्रमा रवाना। एमएलए हफीज खान ने शेख इकबाल के बयान की मजम्मत, कहा इकबाल मफाद परस्ती की सियासत करना छोड़ दें। और खम्मा वरंगल नलगुंडा ग्रेजुएट एमएलसी नशिस्त के लिए डाले गए वोट, 52 उम्मीदवारों का फैसला हुआ महफूज। 4 जून को होगी वोटों की गिनती। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए साक्षी टीवी।